अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट करना है 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 इनर्जेटिक्स। ठीक है, इसमें एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। जो मुख्तलिफ चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है वो होगा सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ये मेन चीज़ें। एक्टिवेशन एनर्जी का इस पूरे चैप्टर के अंदर टॉपिक आएगा, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फर्दर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो कह रहे हैं कि जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, विच आर ओफन इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, ये बात तो हमें पहले से ही पता है कि एनर्जी जो है वो सिर्फ एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि क्या होता है कि उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है। जैसे कि केमिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, और वो इंटर कन्वर्टेबल होती है। जैसे कि जो सनलाइट आ रही होती है उसको अगर हम सोलर पैनल्स लगाएं तो वो जो सनलाइट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी वजह से पहली लाइन में लिखा है एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और एनर्जी क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है, मतलब कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट लाइन है इन केमिकल इनर्जेटिक्स वी आर मेनली कंसर्न विद टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वो कह रहे हैं कि इस चैप्टर में, एनर्जेटिक्स के चैप्टर में, हमने एनर्जी की सिर्फ टू फॉर्म्स पढ़नी है। पहली फॉर्म क्या है, केमिकल एनर्जी, और दूसरी फॉर्म क्या है, हीट एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी क्या है, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल। वो कह रहे हैं कि केमिकल एनर्जी क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती है, इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। वो कह रहे हैं कि जब दो एटम, जैसा कि एक कार्बन का मॉलिक्यूल दूसरे कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, ठीक है, तो इनके दरमियान जो एनर्जी स्टोर होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जी। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल। केमिकल एनर्जी एक मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती है, इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, जिसके अंदर क्या होता है, एटम्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट एनर्जी। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। वो कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी की फॉर्म है ये रिलीज होती है। ठीक है, ऊपर जो हमने केमिकल एनर्जी पढ़ा वो उसने कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहेंगे केमिकल एनर्जी। लेकिन हीट एनर्जी का वो बता रहा है कि ये एनर्जी की वो फॉर्म है जो क्या होगी, रिलीज होगी। व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब बॉन्ड क्या होगा, बनेगा, एंड अब्जॉर्ब, और यही एनर्जी अब्जॉर्ब होगी व्हेन इट इज़ ब्रोकन। ठीक है, ये उसने कहा है कि हीट एनर्जी जो है वो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी की फॉर्म है, और ये जो हीट एनर्जी है वो रिलीज़ कब होगी, जब नया बॉन्ड बनेगा। मीन्स कि जब अगर एक नया बॉन्ड बन रहा है, जैसे कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बना है, ठीक है, तो फिर इस केस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। लेकिन अगर एनर्जी अब्जॉर्ब कब होगी, व्हेन इट इज़ ब्रोकन। ठीक है, अगर यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी। लेकिन अगर यहाँ से हम इनका बॉन्ड आपस में जो बना हुआ है उसको अगर हम बॉन्ड को तोड़ दें तो फिर एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इन इनर्जेटिक्स वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस। अब ये यहाँ पे जो है वो इनर्जेटिक्स की डेफिनेशन आ गई है। वो कह रहा है कि इनर्जेटिक्स में क्या होगा, ये यहाँ पे जो है वो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एनर्जी की कितनी फॉर्म्स होती है, तो यहाँ पे आंसर में आएगा केमिकल एनर्जी होती है और हीट एनर्जी होती है। या फिर अलहदा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केमिकल एनर्जी क्या होती है और हीट एनर्जी क्या होती है। और यहाँ पे दो MCQs है कि जो एनर्जी रिलीज़ कब होगी, एनर्जी रिलीज़ कब होती है, जब वहाँ पे नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जब दो एटम्स के दरमियान नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ये भी MCQs है। और ये भी है अगर दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है उसको अगर तोड़ेंगे तो फिर एनर्जी वहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। जाहिर सी बात है, अगर दो यहाँ पे एटम्स आए, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, हमने इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, मीन्स के मॉलिक्यूल एनर्जी क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो
तो यहाँ से MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें क्या है, इनर्जेटिक्स की डेफिनेशन पूछी गई है, तो इनर्जेटिक्स की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस, इनर्जेटिक्स में हम एनर्जी चेंजेस को डिस्कस करेंगे। दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है। मतलब कि इनर्जेटिक्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम एनर्जी की तब्दीलियाँ डिस्कस करेंगे। एनर्जी चेंजेस कब होती है, जब भी किसी भी किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, ये एक लाइन होगी। इसके साथ एक और पॉइंट, दीज चेंजेस आर काज्ड, वो कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी के चेंजेस होंगे केमिकल रिएक्शन के दौरान, ये क्यों होते हैं, आर काज्ड बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि ये जो चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है या तो वहाँ पे बॉन्ड बनता है, मेक होता है, या फिर बॉन्ड वहाँ पे क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, तो यही बात तो हमने ऊपर डिस्कस कर ली कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा, अगर तो नया बॉन्ड बना है तो वहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और अगर हमने बॉन्ड की ब्रेकिंग की है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो इसी चीज़ को इनर्जेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इनर्जेटिक्स में हम एनर्जी चेंजेस को डिस्कस करते हैं, और ये चेंजेस होती क्यों हैं, ये चेंजेस होती है जब भी कोई बॉन्ड बनता है या फिर बॉन्ड टूटता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया है। यहाँ तक तो हो गई इनर्जेटिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ तक ड्यूरिंग अ रिएक्शन तक इनर्जेटिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद ये दो तीन लाइन्स है, ये वैसी एज एन इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर रिएक्शन में द वीक बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट ब्रेक, वो कह रहे हैं कि रिएक्टेंट के जो वीक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, मतलब रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के अंदर ऐसे एटम्स जिनके दरमियान वीक बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। वाइल इन प्रोडक्ट्स, लेकिन प्रोडक्ट्स में क्या होता है, न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और प्रोडक्ट्स में क्या होगा, न्यू बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, ये एज एन MCQ याद रखना है। फिर ये वही पुरानी बात आ गई, सिंस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड को, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वाइल एनर्जी इज इवॉल्व, जबकि एनर्जी खारिज होती है। व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, लेकिन जब नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये वही पुरानी बात है, जब नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, इवॉल्व होगी। इवॉल्व का मतलब भी खारिज होना, रिलीज का मतलब भी खारिज होना। और एनर्जी अब्जॉर्ब कब होगी, जब वहाँ पे हमने किसी बॉन्ड को तोड़ना है। सच रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, वो कह रहे हैं कि ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें नया बॉन्ड बनेगा वो हमेशा एवोल्यूशन ऑफ हीट होगी। जब भी ये रिएक्शन होगा मतलब हीट का क्या होगा, इखराज होगा, हीट बाहर खारिज होगी जब भी कोई नया बॉन्ड बनेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। इफ़ अ रिएक्शन, यहाँ से इफ़ अ रिएक्शन इज़ अकम्पेन्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, वो कह रहे हैं कि अगर एक रिएक्शन जो है अकम्पेड मतलब हो रहा है विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट का क्या हो रहा है, एवोल्यूशन, हीट खारिज हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये इतनी डेफिनेशन हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। आगे वो कह रहा है कि इफ़ हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन के दौरान हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दो डेफिनेशन है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट की एवोल्यूशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब होगी उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपकी मर्जी है, आप ये डेफिनेशन यहाँ से भी कर सकते हो, वरना इसका जो है वो आगे एक कंप्लीट टॉपिक आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वो ये भी जो है वो वैसे उसने एक बात लिखी हुई है, इन एनर्जेटिक्स, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। In energetics, we not only encounter heat which comes out of a chemical reaction but also another quantity which is called enthalpy. वो कह रहा है कि इनर्जेटिक्स में हमने सिर्फ हीट के साथ नहीं अपना कंसर्न रखना, बल्कि एक और चीज़ के बारे में भी हमने डिस्कस करना है जिसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, ये एक न्यू टर्म है। अब यहाँ से आपने एंथैल्पी की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, अभी तक कितने शॉर्ट क्वेश्चन हुए हैं, एक जो था वो स्टार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन था एनर्जी की फॉर्म्स कितनी होती है, दो फॉर्म्स होती है, केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। उसके बाद जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, इनर्जेटिक्स की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। उसके अलावा एक MCQs हुआ है
कि जब बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जब दो एटम्स के दरमियान नया बॉन्ड बनेगा तो तब वहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर हमने बॉन्ड को तोड़ना है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अगर बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लेकिन अगर नया बॉन्ड बनना है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये एज एन MCQ आएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो यहाँ पे है कि एंथैल्पी की डेफिनेशन, ठीक है। ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। इट इज़ डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। वो कह रहे हैं कि जो टोटल अमाउंट है थर्मल एनर्जी की जो किसी कंपाउंड में स्टोर होती है उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी। इट्स यूनिट, अब ये यहाँ से जो है वो इसकी डेफिनेशन होगी, और यहाँ पे एक पॉइंट और कर लेना है कि इसके यूनिट क्या होते हैं, किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हेन द एनर्जी इज अब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि ये भी दोनों जो MCQs ही होंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि जब एनर्जी किसी भी रिएक्शन के दौरान अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो जो टोटल एंथैल्पी है सिस्टम की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट को जज़ब किया गया है, हीट को एब्जॉर्ब किया गया है, तो एंथैल्पी सिस्टम की क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन अगर एनर्जी जो है वो इवोल्व हुई है केमिकल रिएक्शन के दौरान तो टोटल एंथैल्पी सिस्टम की क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे दो बातें उसने की है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी जज़ब हुई है तो सिस्टम की टोटल एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी का इखराज हुआ है, एनर्जी इवोल्व हुई है, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। ये भी एज एन MCQs याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे भी MCQs है। थॉमस यंग वाज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड एनर्जी टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स इन 1802। वो कह रहे हैं कि फिजिक्स की फील्ड में 1802 में सबसे पहले एनर्जी की टर्म किसने यूज़ की, थॉमस यंग ने यूज़ की। ये MCQs है। उसके बाद यहाँ पे ये फ़िलहाल ये लाइन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी रीडिंग कर लेते हैं। केमिकल इनर्जेटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। वो कह रहे हैं कि जो केमिकल इनर्जेटिक्स है वो केमिस्ट्री की एक ब्रॉडर फील्ड है जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। इन इनर्जेटिक्स वी स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। ये वही पुरानी बात है कि इनर्जेटिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, एनर्जी के फ्लो की स्टडी करेंगे जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान होती है। अब यहाँ से आपने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन जो है वो याद करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपका चौथा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ से। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंजेस। वो कह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी चेंजेस के साथ डील करेंगे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान होती है, एंड हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सिस्टम, ठीक है। एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन भी ऐसे ही थी, लेकिन उसमें सिर्फ हम एनर्जी चेंजेस के बारे में डिस्कस करते थे। इसमें हमने ना सिर्फ एनर्जी चेंजेस के बारे में डिस्कस करना है, बल्कि हमने ये भी बताना है हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सिस्टम, कि इन चेंजेस की वजह से हमारे रिएक्शन के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर क्या असर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका चौथा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सिस्टम की डेफिनेशन हमने यहाँ से करनी है और किसकी करनी है, सराउंडिंग की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। और बाकी दो लाइनें जो होगी वो यहाँ लास्ट पे एक्सो और एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में की गई है। तो सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हम एक एक लाइन की इसकी डेफिनेशन करेंगे और साथ ही इसकी एग्जांपल करेंगे। फर्स्ट लाइन में, इन सिस्टम एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी। वो कह रहे हैं कि केमिस्ट्री में कोई भी फिजिकल और केमिकल, वो कह रहे हैं कि केमिस्ट्री में यानी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी, कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम, ठीक है। पहले अगर इसकी जो है वो वैसे ही एग्जांपल कर ली जाए, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, एक कंटेनर पड़ा हुआ है, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर हमने वाटर मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, ठीक है। कोई हमने हाइड्रोजन गैस डाल दी है, ठीक है। उसके अलावा इस तरह से हमने दो तीन चीज़ें जो है वो इस बीकर के अंदर रख दी है और नीचे से हमने क्या लगा दिया, हमने फ्लेम, ठीक है, आग जला दिया। तो अब वो चीज़ें जो हमारे बीकर के अंदर होंगी, ठीक है, जितनी भी चीज़ें बीकर के अंदर होंगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सिस्टम, ठीक है। ये पहले कंसेप्ट समझ लें कि जो चीज़ें बीकर के अंदर होती है उसे हम क्या कहेंगे,
सिस्टम, जैसे कि बीकर के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस डाली और वाटर मॉलिक्यूल्स डाले, और जो चीज़ें बीकर के बाहर होंगी, इवन के बीकर भी, ठीक है, बीकर को और जो बाहर मैंने फ्लेम लगाया हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। ठीक है, दो चीज़ें हैं, सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। तो सिस्टम क्या होता है, सिर्फ बीकर के अंदर वाली चीज़ें, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो भी हमने बीकर के अंदर डाला हुआ है, या फिर हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, जो चीज़ें बीकर के अंदर है उसे हम कहेंगे सिस्टम, और जो चीज़ें बाहर है, ठीक है, बीकर भी और नीचे अगर हमने फ्लेम भी लगाया हुआ है तो बीकर को भी हम सराउंडिंग कहेंगे और फ्लेम को भी हम सराउंडिंग कहेंगे। ठीक है, सिस्टम सिर्फ वही होगा जो चीज़ें बीकर के अंदर है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है पहली लाइन में, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो सिस्टम की डेफिनेशन है। एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी, कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज यहाँ पे बीकर के अंदर में ही होगा ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। अब वो बता भी रहा है कि केमिकल रिएक्शन इंक्लूड, केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ होगी, रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट बनना है या प्रोडक्ट बनना है वो इस बीकर के अंदर ही बनेगा, तो ये हमारा सिस्टम ही है। दिस केमिकल रिएक्शन इंक्लूड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, सोलवेंट एंड, ठीक है, इतना भी कर सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या 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 चीज़ होगी, रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट होंगे, कैटलिस्ट होंगे और सोलवेंट होंगे। इतनी जो है वो सिस्टम की डेफिनेशन काफ़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आगे सिस्टम की एग्जांपल जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो पहले हम सराउंडिंग की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सराउंडिंग की डेफिनेशन अब यहाँ से शुरू हो रही है। डिफाइन सराउंडिंग, एवरीथिंग एल्स विच डज नॉट फॉल इन दिस सिस्टम। वो कह रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें, ठीक है, एवरीथिंग एल्स, वो तमाम चीज़ें जो सिस्टम में फॉल नहीं करती। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा था कि सिस्टम क्या है, जो अंदर चीज़ें पड़ी होंगी, चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल है या फिर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब सिस्टम का हिस्सा कौन कौन सी चीज़ नहीं है, बीकर भी नहीं है और नीचे जो हमने फ्लेम लगाया हुआ है वो भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो उसने कहा है वो तमाम चीज़ें जो विच डज नॉट फॉल इन द सिस्टम, जो कि सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो रही है सराउंडिंग की डेफिनेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी सराउंडिंग की डेफिनेशन, इज कॉल्ड सराउंडिंग तक। आगे ये एग्जाम्पल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर,